छत्तीसगढ़ के, वो अपने आप को कोया कहते हैं। और कोया जो समुदाय है, कोया समुदाय में दुर्वा है, दोरला है, माड़िया गोंड है, और दंडामी गोंड और अबूझ माड़ियाँ हैं। और ये लोग बस्तर, आंध्र का कुछ इलाका, उड़ीसा का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, उस सब में फैले हुए हैं, और महाराष्ट्र में भी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा आदिवासी समुदाय है। हमारे आदिवासियों के साथ एक दिक्कत ये है कि अभी तो थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानने लगे हैं, लेकिन सभी आदिवासी अलग अलग तरह के हैं। उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन, उनका संस्कृति, उनके गीत, उनका रीति रिवाज अलग अलग हैं। इसलिए सारे आदिवासी एक राजनैतिक समूह के रूप में अभी तक साथ उस तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। अभी कोशिश हो रही है, अभी नारा आया है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, है ना। लेकिन आदिवासी के साथ एक विशेषता यह है कि वो बहुत अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक बात उनमें सब में एक है। वो ये है कि जहां आदिवासी है वहीं प्राकृतिक संसाधन है, और वहीं पर आदिवासी की जमीन छीनने की कोशिश भी चल रही है। ये सारे आदिवासी इलाकों में एक जैसी है। तो हमारी जो आज की बातचीत है, हमारा जो अनुभव है, वो भी इसी जमीन के आसपास रहेगा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर में, और मेरे पिताजी ने 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। और आपको मालूम है कि उस समय गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो बहुत सारे लोग उसमें जोश में आ गए, नौजवान, और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज सरकार को उखाड़ने के लिए ज़रूरी होगा हम करेंगे। तो कोई तार खंभा उखाड़ने लगा, कोई रेल पटरी उखाड़ने लगा। हमारे पिताजी ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी, और नौजवान थे, स्टूडेंट थे। उसके बाद पुलिस का छापा पड़ा तो हमारे पिताजी अंडरग्राउंड हो गए, फरार हो गए। और उसी समय उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा। तो गांधी जी ने हमारे पिताजी को अपने आश्रम में बुला लिया, सेवाग्राम। और हमारे पिताजी फिर गांधी जी के साथ सेवाग्राम आश्रम में रहे, फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी रहे। और उन्हीं से हमने सुना कि गांधी जी ये कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हम गांव में जाके काम करेंगे। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़ करके हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव में हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। फिर गांव वालों के साथ मिलकर गांव के नौजवानों ने हमारे लिए झोपड़ी बनाई। फिर धीरे धीरे एक आश्रम बना 16 एकड़ में, और हमारी संस्था में काम करने वाले साथी बढ़ते चले गए, और हमारी संस्था बहुत बड़ी हो गई। 1000 साथी वहाँ काम करने लगे, और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, स्वच्छता, आजीविका, बहुत सारे विषयों पर काम करने लगे। और हमारे कामों को देखने के लिए सरकार आने लगी, और सरकार बहुत प्रभावित थी। हमें सभी सरकारी समितियों में सदस्य बनाया जाता था। मैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। मैं जज के साथ बैठकर समझौते के मुकदमे सुनता था। कंज्यूमर फोरम में जज था, हम जज के साथ बैठ कर के मुकदमे सुनते थे। नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के हम लोग मेंबर थे, और बहुत बड़ी संस्था हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी, कलेक्टर, मिनिस्टर सब हमारे आश्रम में बैठे रहते थे। लेकिन उसी वक्त एक गड़बड़ हो गई। सब बहुत अच्छा चल रहा था, एक गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हुई, दुनिया भर में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक रिजीम। उसमें क्या हो रहा था, उसको कहते हैं एलपीजी। एलपीजी यानी वो गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उसमें क्या हो रहा था,
उसमें यह हो रहा था कि जो अमीर देशों की पूंजी थी वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, और गरीब देशों में जाकर के वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रही थी। तो पूंजी जा रही थी लैटिन अमेरिकी देशों में, तो लैटिन अमेरिकी देशों में कब्जा किया जा रहा था खनिजों पर, नदियों पे, जंगलों पर, और वहाँ जो नहीं सहयोग कर रहे थे ऐसे राष्ट्रपतियों की हत्या, तख्ता पलट, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके जो कम्युनिटी लीडर्स थे उनको जेलों में डाला जा रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी। इस तरीके से वहाँ भी ये सब चल रहा था। अब अफ्रीकन कंट्रीज में ये सब चल रहा था, वहाँ भी एक दूसरे से आदिवासियों को लड़ाया जा रहा था। अगर आप लोग देखना चाहें तो कुछ फिल्में हैं, जैसे ब्लड डायमंड एक फिल्म है, हीरे के लिए कैसे वहां पर लड़ाई कराई गई आदिवासियों में, वो दिखाया गया। तो सारी दुनिया में ये अमीर देशों की पूंजी जा रही थी और भारत में भी आ रही थी। तो भारत में जो सबसे ज्यादा खनिज जहां है वो है केंद्रीय भारत, सेंट्रल इंडिया, जिसमें आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये केंद्रीय हिस्सा कहलाता है भारत का। तो वहां पर सबसे ज्यादा पूंजी आई, और छत्तीसगढ़ में 2005 में वहां की जो भाजपा सरकार थी उसने 5000 गुंडों को राइफलें दी और उनसे कहा कि आप लोग गांव खाली कराओ, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा, पुलिस को जोड़ा, और इन लोगों ने जाकर गांव पे हमला करना शुरू किया। वो आदिवासी बहुत सीधे साधे, इतने सीधे साधे कि अगर कोई उस समय पैंट वाला आदमी वहां गांव में पहुंच जाता तो आदिवासी जंगल की तरफ चले जाते थे कि ये कोई मुसीबत लेके आया होगा शहर का आदमी हमारे लिए। बहुत सीधे थे। तो ऐसे आदिवासियों के बीच में अगर बंदूकें लेके पुलिस वाले दौड़ते हुए उनके गांव में आएंगे तो आदिवासी जंगल की तरफ बचने के लिए भागते थे। तो उन आदिवासियों को मारा गया, भागते हुए लोगों पर गोली चलाई गई। लेकिन जवान लोग भाग सकते हैं, बूढ़े लोग नहीं भाग सकते, महिलाएं नहीं भाग सकती, बच्चे नहीं भाग सकते। तो बच्चों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुआ, हजारों महिलाओं के साथ सुरक्षा बल के सिपाहियों ने और ये एसपीओ जो जिनको राइफलें दी थी गुंडों को, सरकार ने कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एसपीओ, और तुम्हारा काम है गांव खाली। तो उन्होंने बलात्कार किए, पुलिस ने भी बलात्कार किए, सुरक्षा बलों ने, और हत्याएं की। बहुत सारे आदिवासियों की हत्याएं हुई, बुजुर्गों की हत्याएं हुई, और उनके घरों में आग लगा दी गई, उनकी फसलों में आग लगा दी गई, उनके घरों में रखे अनाज, महुआ, इमली, टोरा सब मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, जहर डाल दिया, कुओं में हैंडपंप तोड़ दिए। इस तरीके से आदिवासियों की जिंदगी बिल्कुल तबाह कर दी ताकि ये लोग गांव में रह ना सके। लोग जंगलों में छुप गए, जंगल में छिप जाते थे, फिर दोबारा आके कोशिश करते थे दोबारा से जिंदगी शुरू करें। फिर फोर्स हमला करती थी, एक एक गांव पर 20-20 बार हमला किया, और ऐसा करके इन्होंने 650 गांव जला दिए। 650 घर नहीं कह रहा हूं, 650 गांव, 3.5 लाख की आबादी को विस्थापित कर दिया। ये लोग जंगल में छिप गए, थोड़े से लोग आंध्र प्रदेश चले गए, उड़ीसा चले गए, महाराष्ट्र चले गए, क्योंकि जो ये बस्तर का इलाका है ये 4 राज्यों से मिला हुआ है, 5 राज्यों से बल्कि, इधर ऊपर की तरफ झारखंड और मध्य प्रदेश, और नीचे महाराष्ट्र, उड़ीसा, और पहले आंध्र था, अभी तेलंगाना हो गया है। तो ये सटा हुआ था। इस तरीके से ये आदिवासियों को वहां विस्थापित किया, और 1000 गांव को पुलिस ने घेर लिया, और घेर कर उनके यहाँ सारा राशन का जितना भी योजनाएं थी, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब बंद कर दिया, जिससे आदिवासी भूख से मर जाए। और उन आदिवासियों का बाजार आना भी बंद कर दिया, तो बाजार से भी चावल नहीं खरीदें, ऐसा कर दिया। और कोई महिला अगर आती थी तो उसको पकड़ लेते थे, बलात्कार करते थे, पुरुष आता था उसको गोली से उड़ा देते थे। ऐसे करके पूरे 1000 गांव को घेर दिया। और
वहाँ ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। हम लोग वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सरकार के साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा ये सब हो रहा है तो हमें पता था कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारी संस्था जैसी अभी है वैसी नहीं रह जाएगी, इसका पैसा बंद हो जाएगा, हमें सारी सरकारी समितियों से निकाल दिया जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पर हमने कहा कि नहीं, हम अपने आप को गांधीवादी कहते हैं तो हमें अन्याय होते हुए नहीं देखना है और गलत के सामने झुकना नहीं है, चुप नहीं रहना है, न्याय के लिए आवाज उठानी है। जो भी होगा देखा जाएगा, संस्था जाएगी तो जाएगी। तो उसके बाद हमने मामला उठाना शुरू किया कि ये आप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमने यूनिसेफ के साथ से कहा कि ये इन गांव में बच्चे फंस गए हैं, सरकार और पुलिस ने घेर दिया है, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चों का सर्वे किया जाए, बच्चे किस हालत में, बच्चे भूख से मर रहे होंगे। तो जब यूनिसेफ के साथ हमने सर्वे शुरू किया तो हमारे 3 कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ ने सर्वे करने जो गए थे उनको पकड़ लिया और उनको बुरी तरह मारा। एक का कान फाड़ दिया, कान का पर्दा, एक के दांत तोड़ दिए, एक का हाथ तोड़ दिया। और फिर हमने सेंट्रल होम मिनिस्टर से कहा तो उनको छोड़ा गया 3 दिन बाद, लेकिन वो घायल अवस्था में हमें मिले और वहाँ से फिर हमारा और सरकार का संबंध बिगड़ना शुरू हो गया। एक लड़की हमारे पास आई जिसे मैंने पढ़ाया था, उसका नाम था सोनिया भास्कर, वो आंगनबाड़ी टीचर बन गई थी। उसकी चोटी में रस्सी बांधकर सीआरपीएफ वाले ने अपने पैर में बांधा था और उसको गांव की गलियों में घसीटा था। वो लड़की हमारे पास आई, हमने उसकी सीडी बनाकर नेशनल वीमेंस कमीशन को दी। उसको कोई न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वहाँ के आदिवासियों को ये समझ में आया कि पुलिस की शिकायत इस आदमी के पास की जा सकती है। अगर आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और पुलिस हमला करेगी तो कहाँ जाएंगे? तो और कोर्ट आपको न्याय ना दे तो कहाँ जाएंगे? खैर, तो आदिवासी हमारे पास आने लगे और हमने उनके मामले कोर्ट में ले जाने शुरू किए। मैंने 522 केस किए सरकार के पास आदिवासियों के पक्ष में, सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। और उसके बाद फिर सरकार की और हमारी जो बहुत अच्छी दोस्ती थी वो दोस्ती खराब हो गई। और उसके बाद फिर सरकार ने 2009 में हमारे आश्रम के ऊपर 16 एकड़ में आश्रम था, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर थे, डॉर्मेट्रीज थी, हॉल्स थे, ट्रेनिंग हॉल्स थे, बहुत बड़ा आश्रम था 16 एकड़ में। हैंड पंप्स थे, टेलीफोन टावर थे, हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, ऑफिस था, स्टाफ क्वार्टर्स थे, हमारा घर था। आज जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है ना बिना कोर्ट के ऑर्डर के, सबसे पहला बुलडोजर बीजेपी का मेरे ऊपर चला था। 2009 में हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया 16 एकड़ में, सब मिट्टी में मिला दिया कि तुम आदिवासी के पक्ष में आवाज क्यों उठा रहे हो। हमने कहा कोई बात नहीं, ये लड़ाई हमने शुरू करी है, हम इसको आगे तक लड़ेंगे। और हम किराए के मकान में चले गए। वहां पर एक गांव में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था पुलिस ने। 4 लड़कियां थी, उन 4 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनका पेट फाड़ दिया, गोली मार दी। और 15 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। ये हुआ था 8 जनवरी 2009 को सिंगारम गांव में। वो केस हम हाई कोर्ट ले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उसके खिलाफ कांग्रेस के 30 एमएलएज ने वॉकआउट किया, सस्पेंड भी हुए। वो मामला हमने हाई कोर्ट में डाला और उसके बाद फिर हमारे ऊपर ये बुलडोजर चला दिया गया। फिर हम किराए के मकान में चले गए और उसी वक्त वहाँ एक और गांव है गोमपा, उस गांव में जाकर के सीआरपीएफ और पुलिस ने 16 आदिवासियों को तलवारों से काट दिया, जिसमें एक 2 साल का बच्चा था, उसका हाथ काट दिया। वो माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया। उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया। 16 आदिवासियों का कत्ल किया था। तो 12 आदिवासी और मैं दिल्ली आए और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वो केस डाला। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, मैं गिनाने बैठूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, वो केस खत्म नहीं होंगे। खैर, तो उन केस को डालने के बाद
उस गोमपाड़ वाले केस में एक महिला भी थी जहां 16 आदिवासियों को तलवारों से काटा था। सोडी संभो नाम की एक महिला थी, उसके पैर में गोली मार दी थी टखने में, और उसकी हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था। तो उस लेडी को लेके हम दिल्ली गए थे सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में, और वहाँ हमने उसका ऑपरेशन कराया, उसमें रॉड डाली गई, उसको वापस लेके आए और दोबारा उसको लेकर के दिल्ली जाना था सेकेंड राउंड ऑफ ऑपरेशन के लिए। तो रास्ते में पुलिस ने उस सोडी संभो आदिवासी महिला को किडनैप कर लिया, और पुलिस ने कहा ये महिला हमें मिल नहीं रही थी, इसको हिमांशु ने किडनैप करके छुपाया हुआ था, अब मिल गई है, अब हिमांशु को हमें ढूंढना है, हिमांशु फरार हो गया है। और मेरे सामने से ही ले गए किडनैप करके, और मेरे पास मेरा साथी आया, उसने कहा आज रात को पुलिस आपका मर्डर करेगी। और उससे पहले 4 बार पुलिस मेरा 5 बार मर्डर का ट्राई कर चुकी थी, और उस रात मुझे फाइनली मारा जाना था। और उस मेरे साथी ने बताया कि अभी मेरे घर पर अटैक होगा 1 घंटे में, और उसके बाद आज रात को आपको मारा जाएगा, ये पूरी प्लान है। 1 घंटे में मेरे साथी के घर पर अटैक हुआ, और उसके घर से मोटरसाइकिल, लैपटॉप सब उठा के ले गई पुलिस, और वो साथी निकल गया वहाँ से अपनी बेटी और वाइफ को लेके। और मुझे पता था आज रात को मुझे मर्डर होगा, तो मैंने सबसे पहले तो अपने जितने भी मैंने केस किए थे उन केसेस की फाइल बांध करके, मेरा भतीजा वहाँ भांजा वहाँ आया हुआ था, वो भी आदिवासी है, अभय राठवा, उसको मैंने कहा ये सारी फाइलें लेके तू निकल जा, और वो निकल गया। और उसके बाद मेरा घर पुलिस ने घेर लिया था, आधी रात को फिर वहाँ से मैं निकला, और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे 10 साल के लिए तड़ीपार कर दिया और दोबारा नहीं आने दिया वहाँ पर। उसके बाद मैं साइकिल लेकर के दिल्ली से बम्बई भी गया था, एक पीस टॉक्स के लिए मुझे बुलाया था बम्बई, तब भी मैं गुजरात से गुजरा था। और उसके बाद मुझे अमेरिका बुलाया गया, वहाँ मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, ये मामले लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने दिया। वहाँ से तपास भी आई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में, उस पर रिपोर्ट भी आई आदिवासियों के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सलवा जुलूम के, ये जो सब चल रहा था इसके खिलाफ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर्स भी हुए, वहाँ हमने ये सब बताया। भारत में भी कन्क्लेव्स हुए जिसमें ये सब हमने बताया। और सरकार का जो पूरा झूठा प्रचार था, सरकार कहती थी हम लोग यहाँ देश की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ आतंकवादी पैदा हो गए हैं, हम तो आतंकवाद को ख़त्म कर रहे हैं। हमने सच्चाई बताई, और हमने जो बताया वो सारी बातें सच्ची सिद्ध हुई, सारी बातें साबित होती चली गई, और सरकार की झूठ दुनिया के सामने खुल गया। उसी वक्त जब मुझे निकाला तो मेरी एक स्टूडेंट जिसका नाम सोनी सोरी है, वो एक आदिवासी टीचर है, उसने जब कोशिश की, और उसका भतीजा लिंगा कोड़ोपी, इन लोगों ने कोशिश की कि ये वहाँ के मुद्दे उठाए, तो लिंगा कोड़ोपी को पुलिस स्टेशन में ले जाकर कहा कि तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनो, तुम भी पुलिस के लिए काम करो। तो उसने मना किया, तो उसको पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में बंद कर दिया। वहीं सारे पुलिस वाले पेशाब करते थे, वहीं उसको पेपर के ऊपर खाना डाल देते थे, यही खाओ। वो 40 दिन तक उस बदबू में बंद रहा, वहीं खाना खाना है, वहीं रहना है। तो उसके बारे में सोनी सोरी जो उसकी बुआ है, मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे बताया, और हम लोगों ने हैबियस कॉर्पस फाइल की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, और लिंगा कोड़ोपी को वहाँ से आज़ाद कराया। लेकिन पुलिस ने फिर 3 बार लिंगा कोड़ोपी की हत्या की कोशिश की। फिर हमने उसको दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली में वो पत्रकारिता का उसने कोर्स किया, और वो पहला आदिवासी पत्रकार बना बस्तर का। वो पत्रकारिता करके जब वापस गया, तो उसको और सोनी सोरी को एक फर्जी केस में फंसाया पुलिस ने, और लिंगा कोड़ोपी को पकड़ करके एसपी के घर ले गए। वहाँ डंडा में सरसों का तेल और मिर्च डुबा करके लिंगा कोड़ोपी के एनस में डाल दिया, और उसकी आंख फट गई। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया, और उसकी बुआ सोनी सोरी दिल्ली आई, दिल्ली से उसको पकड़ कर ले गए, और दंतेवाड़ा बस्तर में एक ज़िला है, वहाँ ले जा करके सोनी सोरी को निवस्त्र किया गया, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में एसपी ने पत्थर भरवा दिए, और उसको भी जेल में डाल दिया। फिर इन दोनों का मामला हम लोगों ने लड़ा कोर्ट में, और कोर्ट सोनी सोरी ने मुझे
लेटर लिखा और सोनी सोरी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो हमने लेटर कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया। उसके बाद वो लगातार लेटर्स लिखती रही, उसमें सारी बातें बताई जो जो जेल में उसके साथ हो रही थी। और फिर उसने ये भी बताया कि जेल में मुझे ऐसी लड़कियां भी मिली हैं जिनके निप्पल्स काट दिए हैं पुलिस वालों ने, जिनके शरीर पर बिजली से जलाने के निशान हैं। मैंने लिखा फेसबुक पर कि जेल में ऐसी महिलाएं बंद हैं, आदिवासी महिलाएं, जिनके शरीर पर बिजली से जलाए जाने के निशान हैं। और मैं मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस सब की मांग कराए कि इतना भयानक अत्याचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर, और अगर मेरा आरोप झूठा पाया जाए तो पुलिस मुझे उठाकर जेल में बंद कर दे। लेकिन पुलिस ने या सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। लेकिन एक महिला जेलर वर्षा डोंगरे ने मेरी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बस्तर जेल में डिप्टी जेलर थी और मैंने खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके शरीर पर बिजली से जलाए जाने के निशान थे, और मैं ये देखकर कांप गई। अब तो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार हिल गई, क्योंकि एक जेलर खुद कह रही है कि उसने ये सब देखा है, ये आदिवासियों के साथ ये हो रहा है। उसके बाद उस जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। फिर एक और दलित जज प्रभाकर ग्वाल वहां पर सुकमा में थे मजिस्ट्रेट। तो वहां क्या चल रहा है कि जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जब आदिवासियों को मारा गया तो वहां एक आदिवासी की लाश लाने पर इनाम दिया जाता था कि एक आदिवासी की लाश लाओ, इतने डॉलर ले जाओ। और वहां कहा जाता था एक डेड ट्राइबल इज अ गुड ट्राइबल, एक मरा हुआ आदिवासी अच्छा आदिवासी है। खूब मारा गया आदिवासियों को, इनाम घोषित करके मारा गया, इतने आदिवासियों को का मर्डर करो, इतने पैसे ले जाओ। ऐसे करके आपको मालूम है अमेरिका में 6 करोड़ आदिवासियों को मार डाला गया, दुनिया भर में मारा गया आदिवासियों को। तो बस्तर में क्या चल रहा है, जो पुलिस वाला आदिवासी को मारेगा या जेल में डालेगा या फर्जी उसका सरेंडर दिखाएगा, उसको सरकार इनाम देती है। तो वहां क्या करते हैं कि आदिवासी बाजार जा रहा है, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं कि ये सब नक्सलवादी हैं। तो सुकमा में हमारे एक मित्र हैं अभी, तो उस समय वो मजिस्ट्रेट थे, प्रभाकर ग्वाल, दलित थे। जब उनके सामने इस तरह से आदिवासियों को लाया गया तो उन्होंने कहा कि ये माओवादी है, कैसे पता, नक्सली है, कैसे पता, तुमने इनके बाप का नाम नहीं लिखा, गांव का नाम नहीं लिखा, इनके ऊपर पहले कोई FIR नहीं है, कभी कोई वारंट नहीं निकला इनके खिलाफ, ये कभी फरार नहीं हुए, आज तुमने पहली बार इनको पकड़ करके हमारे सामने ले आए, तुमको इनके बाप का नाम नहीं पता, गांव का नाम नहीं पता, और तुम कह रहे हो ये नक्सलवादी है और मैं इनको जेल भेज दूं। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? जब जज साहब ने 1-2 बार ऐसा किया तो SP ने हाई कोर्ट को लिखा कि ये जज साहब पुलिस की बेइज्जती करते हैं, और हाई कोर्ट ने जज साहब को डिसमिस कर दिया। कानून का पालन करने के लिए हाई कोर्ट ने जज को डिसमिस कर दिया। वर्षा डोंगरे जो जेलर थी उसको कानून का साथ देने के कारण सस्पेंड कर दिया। और सारी दुनिया में इंटरनेशनल रेड क्रॉस जेलों में जा सकता है, छत्तीसगढ़ की जेलों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को जाने की इजाजत नहीं थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी संगठन कहा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को माओवादी कहा। यूनाइटेड नेशन से जब जो परमानेंट चेयर हैं फूलमन चौधरी वो आए तो छत्तीसगढ़ भाजपा का जो प्रवक्ता है सच्चिदानंद उपासने, उसने कहा ये इन लोगों का संबंध माओवादियों से है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को भी छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने माओवादी कहा। और हम लोगों को तो कहा ही, हमारे साथियों को सुधा भारद्वाज, विनायक सेन, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। और मैं तलोजा जेल जो जा रहा हूं वो इसीलिए जा रहा हूं कि हमारे साथी आज भी वहां जेलों में बंद हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। तो ये सारा छत्तीसगढ़ में जब चला और ये सब जब हुआ, उसके बाद हमने ये सब आवाज उठाई और आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गोमपाड़ मामला मैंने आपको बताया जिसमें
बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया था। उस मामले में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जानते हैं क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे से कहा, और मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया, 5 लाख फाइन। मैंने कहा अरे मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं आपको कैसे पता? आपने तो जांच नहीं कराई। बिना जांच कराए सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? और जुर्माना किस बात का? कि इंसाफ क्यों मांगा? तो इंसाफ मांगना तो गांधी जी ने कहा हमारा कर्तव्य है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो न्याय मांगना तो हमारा कर्तव्य है, हम न्याय तो जरूर मांगेंगे। और मैंने कहा मैं आपका जुर्माना नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दो, और मैंने आज तक नहीं दिया। और हमने कहा हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन इस फैसले में एक जो सबसे खतरनाक बात यह है कि हम कोर्ट में गए थे आदिवासियों के जीवन के मूल अधिकार की रक्षा के लिए, क्योंकि आपका जो बुनियादी पहला अधिकार है वो क्या है? एक इंसान का सबसे पहला मानव अधिकार क्या होता है? राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार। आपको जिंदा रहने का अधिकार है। मैं आपको मार नहीं सकता या पुलिस आपको मार नहीं सकती, उसको अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी नागरिक के जिंदा रहने के अधिकार को खत्म कर दे, पुलिस आकर के मार दे लोगों को, तो लोग कहां जाएंगे अपने अधिकार की रक्षा के लिए? कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे ना। आपको हिंदी समझ में आ रही है? कोर्ट में जाएंगे ना। तो कोर्ट को यह आदेश देना होगा कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा करो। लेकिन कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि 5 लाख जुर्माना। तुम आए ही क्यों कोर्ट? तुमको कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट आने की सजा यह है तुम्हारे ऊपर 5 लाख जुर्माना। और उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हिमांशु और इनके जैसे जितने भी लोग पुलिस के खिलाफ केस करें, उन सब के ऊपर एफआईआर करो। मतलब अब अगर पुलिस आपकी जमीन छीनने के लिए आपको का मर्डर करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब कोर्ट उल्टा आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी। तुम कोर्ट क्यों आए? आपका जीवन, आदिवासी के राइट टू लाइफ खत्म। आपको कोई भी मार सकता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। उस फैसले का यह अर्थ है कि अगर हम जाएंगे कोर्ट कि आदिवासी को मारा जा रहा है उसकी जमीनों के लिए, बस्तर में यही तो हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जवाब में? और ऐसा उस केस में नहीं, 3 केस हो चुके हैं। उसके बाद एड्समेट कांड, जहां 9 आदिवासी पूजा कर रहे थे, माटी त्योहार मना रहे थे, उनको गोली से उड़ा दिया। उसमें 4 बच्चे थे। एक और गांव है सारकियागुड़ा, वहां 19 आदिवासी बैठकर पूजा कर रहे थे, उनको गोली से उड़ा दिया। उसकी भी रिपोर्ट आ गई कि निर्दोष थे। उस मामले में भी किसी को आज तक कोई सजा नहीं हुई। निर्दोष आदिवासियों को उड़ाया जा रहा है। और एक तीसरे केस में भी 15 आदिवासियों को मार दिया था। उस केस में अभी बोला है तुषार मेहता, आपके गुजरात का ही है, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में, वो बोला इनके ऊपर भी हिमांशु कुमार के जैसे जुर्माना लगाओ। मतलब जो कोई भी जाएगा आदिवासी का जिंदगी के अधिकार की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मोदी का वकील बोलता है इनके ऊपर भी जुर्माना लगाओ, जैसे हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया है। तो ये अब उन्होंने पूरा एक रिवाज बना लिया है कि अगर कोई भी आदिवासी के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट आएगा, उसके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे। ये जो सब हो रहा है, ये किसी मुख्यमंत्री की गलती या पुलिस वालों की गलती से हो रहा है क्या? ये होना ही था, क्योंकि हमने रास्ता ही ये पकड़ा था। मैं आपको 2 लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि ये होगा। एक है भगत सिंह और दूसरे हैं महात्मा गांधी। क्या कहा था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने कहा था, जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी
और वो लाहौर जेल में बंद थे। लाहौर जो पाकिस्तान में है, पहले पंजाब प्रांत में था। और वहां उन्होंने वहां के गवर्नर को खत लिखा था, जिसको आखिरी खत का लास्ट पिटीशन कहा जाता है। उसमें भगत सिंह कहते हैं, आपने सशस्त्र सिपाहियों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और उसकी मेहनत के फल को लूटने के लिए उस पर एक युद्ध छेड़ा है, और यह युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद भी खत्म नहीं होगा। यह युद्ध चलता रहेगा, भले ही काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन यह युद्ध तभी खत्म होगा जब इसमें भारत की मेहनत कश जनता की आखिरी जीत हो जाएगी। और हमने इस युद्ध का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? गोली से। युद्ध चलता रहेगा, युद्ध चल रहा है। आज हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? आदिवासी इलाके में। क्या करने गए हैं वो? आदिवासी को सुरक्षा देने गए हैं? वो गए हैं वहां के संसाधनों पर कब्जा करने। और वो वहां क्या कर रहे हैं? क्या वो संसाधन पर कब्जा करके गरीबों का गरीबी दूर कर रहे हैं? किस लिए संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं? पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए। और जब संसाधन पर कब्जा कर रहा है, तब सरकार किसको भेज रही है? सिपाही को। और सिपाही का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। तो सरकार भारत के संसाधन पर कब्जा करने के लिए क्या कर रही है? युद्ध कर रही है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ। और क्या कह रहे हैं भगत सिंह? युद्ध जारी है और जारी रहेगा, यह युद्ध रुकेगा नहीं। और आजादी के बाद से आज तक वो युद्ध नहीं रुका है। आज भी वो युद्ध आदिवासी के खिलाफ चल रहा है। आप जाकर देखिए, बस्तर में 1-1 किलोमीटर पर सिपाहियों के बैरक बने हुए हैं। गाड़ियां जा रही हैं इधर से उधर, 100 मोटरसाइकिलों पर काला कपड़ा पहने हुए, बांधे हुए, 2-2 राइफलें पकड़े हुए, AK-47, 50-50 मोटरसाइकिलें गुजरेंगी। आपको लगेगा आप सूडान में आ गए, अफगानिस्तान में आ गए, युद्ध क्षेत्र में आ गए। पूरा आदिवासी इलाका सेंट्रल इंडिया का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया। और भगत सिंह दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि आपने युद्ध क्यों छेड़ा है? मजदूर का श्रम लूटने के लिए। एक मजदूर अगर एक दिन में 1 लाख का उत्पादन करता है तो उसको 1 लाख मिलता है क्या? उसको बदले मिलता है 400 रुपया, 500 रुपया। और अगर मजदूर कहे कि मुझे इतनी मजदूरी तो दे दो कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं, बीबी का इलाज करा सकूं, अपने लिए एक झोपड़ा बना लूं, मेरा पैसा बढ़ाओ, नहीं तो मैं हड़ताल करूंगा। वो हड़ताल करता है तो फिर कौन आता है? पुलिस आती है, फिर उसको मारती है। इतने पैसे में काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं श्रम की लूट। फिर सरकार ने सैनिक भेजा श्रम को लूटने के लिए। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? संसाधन लूटने के लिए और श्रम लूटने के लिए आपने जनता पर युद्ध छेड़ा है। और यह युद्ध आज तक बंद हुआ ही नहीं है, लगातार चल रहा है जनता के खिलाफ। हमारी होम मिनिस्ट्री कहती है हम हर साल सिपाही बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाओगे? क्या इस देश के लोग आतंकवादी बन गए? सिपाही बढ़ाएंगे ताकि इस देश की जनता की जमीन, जल जंगल जमीन को छीन सकें बंदूक के दम पर। और छीन कर क्या कर सकें? अमीरों की, पूंजीपतियों की तिजोरी में डाल सकें। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। इस मॉडल में विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, तो आप विकसित हैं। लेकिन अगर आपके पास एक झूपड़ा है, एक साइकिल है, काम चलाऊ पैसा है, तो आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया में जाकर युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा गया था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार खून बहाते थे सारी दुनिया में,
गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजी विकास का तरीका अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और दूसरा निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और दोनों से तुम तबाह हो जाओगे। गांधी ने कहा यह विकास का मॉडल तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। गांधी की बात भी सच सिद्ध हुई कि नहीं? आज हमारा हमला किस पर है? गांव के ऊपर हमला है हमारा। आपके ही यहां के इलाके में गांव जलाए गए थे ना, मंच के पास, मांझ के पास। आपका जो इको सेंसिटिव जोन में 121 गांव की लिस्ट निकली है, उसमें ऐसे गांव के भी नाम है जो गांव अब नहीं है। कहां गए वो गांव? वो गांव जला दिए गए, मुझे यहीं के लोगों ने बताया है। नोएडा में गांव जलाए गए थे जब वहां पर इसके लिए जमीन ली जा रही थी यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। तो गांव जलाना, लोगों के संसाधनों को छीनने के लिए उस पर हमला करना, यह हमारे डेवलपमेंट मॉडल का एक अनिवार्य अंग है। इसलिए बस्तर में जो हुआ, झारखंड में जो हुआ, उड़ीसा में जो हुआ, यह होना अवश्यम भाविता, हम यही के लिए चले थे। लेकिन यह लड़ाई बंद नहीं होगी। अगर हम ये सोच रहे हैं ये लड़ाई बस्तर में रुक जाएगी, गुजरात में नहीं आएगी, महाराष्ट्र में नहीं आएगी, तो हम गलत फहमी में हैं। ये लड़ाई आपके यहां आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पूंजीपति रुक ही नहीं सकता। पूंजीवाद का लक्षण यह है, अगर वो रुक जाता है तो मर जाता है। क्योंकि पूंजीपति जो वहां का संसाधन है उसको लोभ के लिए इस्तेमाल करता है। पूंजीपति ये नहीं सोचता है कि जो खनिज है, ये खनिज इस पीढ़ी के लिए थोड़ी है, ये तो आने वाले बच्चों के लिए भी है ना, तो बच्चों के लिए बचा के रखूं। पूंजीपति ऐसा नहीं सोचता। वो लालच के लिए उसको खोदता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के खोदता है और फटाफट उसको खत्म करके भागता है वहां से, और फिर उसको नया इलाका चाहिए। तो वो बस्तर में रुकेगा नहीं, उसको खोदेगा और फिर वो दूसरी जगह प्रॉफिट कमाने जाएगा। पूंजीपति का अगला निशाना भारत का एग्रीकल्चर है, भारत की खेती है। तो भारत की खेती पर कब्जा करने के लिए आप लिख कर रख लो, गांव गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, और आज जो बस्तर में हो रहा है वो सारे भारत में फैलेगा। कहीं आपको इको सेंसिटिव जोन के नाम पर उजाड़ा जाएगा, कहीं अभयारण्य के नाम पर, कहीं ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर। 50 साल बाद आपके बच्चों के पास कोई जमीन नहीं बचेगी, ये सब पूंजीपतियों की पास चली जाएगी। लिख कर रख लीजिए। आपकी जल जंगल जमीन पर पूंजीपति की नजर है, और वो बंदूक के दम पर इसको लूटेगा, और सरकार की बंदूक के दम पर लूटेगा। ये खाली बस्तर की का रोना नहीं है, ये पूरे इस डेवलपमेंट मॉडल का रोना है। इसमें से हिंसा निकलेगी निकलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगत सिंह, गांधी सब कह के गए हैं, इसमें से हिंसा निकलेगी। सवाल ये है कि हम इसको रोक सकते हैं क्या? कौन रोकेगा इसको? बिरसा मुंडा आएंगे क्या? बाबा साहब आएंगे क्या? अंबेडकर साहब आएंगे क्या? महात्मा गांधी आएंगे क्या? तिलका मांझी आएंगे क्या? सिद्धू कानू आएंगे क्या? कौन लड़ेगा? हमको रुकना पड़ेगा। आप ही है, आपके अलावा कोई नहीं है। राम कृष्ण मोहम्मद अल्लाह कोई नहीं आने वाला। आप ही हो, आपको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। नहीं करोगे तो आपके बच्चे जाकर के आपका नाम लेकर के गाली देंगे कि जिस समय ये सब हो रहा था हमारा बाप दादा क्या कर रहा था, क्यों नहीं लड़ा वो, क्यों नहीं उसने आवाज उठाई। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और आज अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो आवाज तो सबको उठानी पड़ेगी, वरना जब आपके साथ होगा तब कोई नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं? वहां के आदिवासी भी आपके ही लोग हैं। आज वहां हो रहा है, हम चुप हैं। जब हमारे साथ होगा तब बाकी लोग चुप रहेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि अन्याय कहीं भी हो, पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी अन्याय हो, हमको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और उस डरना नहीं है।
और कोई भी कीमत चुकानी पड़े कीमत चुकाएंगे। क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि चलो इसको मरने दो, तो फिर इसको भी मरने दो, इसको भी मरने दो, इसको भी मरने दो, और फिर बाद में जब मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे इसको भी मरने दो। फिर कोई किसी को नहीं बचाएगा। बचाना है तो हर एक को बचाना पड़ेगा। अगर मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है या दंगे में उसका घर जलाया जाता है, उसके लिए बोलो। दलित को मारा जाता है, उसके लिए बोलो। आदिवासी के जल जंगल जमीन छीना जाता है, उसके लिए बोलेंगे। कहीं भी अन्याय होगा हम उसके लिए लड़ेंगे, और सब मिल करके लड़ेंगे। हमारा दुश्मन पूंजीवाद है, मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। ये पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, हमको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उलझा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा दुश्मन ये है, इससे लड़ो। और क्या कर रहे हैं, और धर्म का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। वो ब्राह्मणवादी धर्म ला रहे हैं हमारे बीच में, कह रहे तुम आदिवासी नहीं हो, तुम तो हिंदू हो, और अपना मूर्ति घुसा दे रहे हैं हमारे बीच में। और फिर जब हमारा जमीन लेते हैं, फिर अपना धर्म भी घुसाते हैं, ब्राह्मणवादी धर्म, और फिर कहते हैं धर्म खतरे में, मुसलमान से खतरा है, बीजेपी के साथ आ जाओ, बीजेपी ही बचा सकती है तुमको। और फिर जब बीजेपी अडानी के लिए जमीन छीनती है तो आप सोचते हैं बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़े, ये तो हमारे धर्म को बचा रही है। अरे वो धर्म को नहीं बचा रही, वो तुम्हारी जमीन छीन रही है। उसने धर्म का इस्तेमाल तुम्हारी जमीन छीनने के लिए किया था, उसको तुम्हारे धर्म से कोई प्यार नहीं है। ये पूंजीपतियों के गुलाम, उनकी जेब में पड़े हुए एजेंट लोग हैं, पूंजीपतियों के दलाल लोग हैं। ये आपके लोग नहीं है। ये आपकी जमीनों को छीनने के लिए आपको हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। तो आपको सोचना है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारी लड़ाई क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बचेगा। अच्छा, दूसरा क्या कर रहे हैं, आपके संसाधन तो ले रहे हैं, जमीन तो ले रहे हैं, लेकिन वादा क्या करते हैं कि बदले में नौकरी देंगे। पर अब किसी भी आदिवासी इलाके में आदिवासी को नौकरी नहीं दी जा रही है, उसका संसाधन तो छीना जा रहा है, लेकिन अब परमानेंट जॉब का सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो ठेका प्रणाली है, ठेकेदार से कहा जाता है इतना लेबर सप्लाई कर दे, और ठेकेदार कभी भी लोकल लेबर नहीं रखता है, वो हमेशा दूसरे स्टेट का लेबर लाता है। अगर गुजरात में लेबर चाहिए तो वो झारखंड से लाएगा या बिहार से लाएगा। तो आपका जमीन भी जाएगा, जंगल भी जाएगा, पानी नदी भी जाएगा, और आपका रोजगार भी जाएगा। और तीसरा काम क्या हो रहा है, बैंकों में जो आपका जमा पैसा रखा है उसको भी पूंजीपति खा खाकर लंदन भाग रहा है, बैंक दिवालिया हो रहा है। तो आपके पास जमीन भी नहीं बचेगा, रोजगार भी नहीं बचेगा, और आपका पैसा भी चला जाएगा, आपको बिल्कुल कंगाल बना दिया जाएगा। इस योजना पर यह पूंजीवाद काम कर रहा है, और आपके नेता लोग उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। वो कोई आपका धर्म वर्ग के चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैसे की चिंता कर रहे हैं, और आपको बेवकूफ बना करके आपको लूट रहे हैं कि तुम हिंदू मुसलमान में लड़ते रहो, इधर हम तुम्हारा जेब वेब जंगल जमीन सब छीन लेंगे। लास्ट में आप देखोगे ना आपके पास पैसा है, ना जमीन है, ना रोजगार है। आपके बच्चे को दंगाई बना के छोड़ दिया इन्होंने। तो ये समझना है कि चल क्या रहा है हमारे चारों तरफ, और आज दूसरे के साथ हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। और हमारी जो लड़ाई होगी वो अहिंसक है, कानूनी है, संविधान के भीतर है। हम किसी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम अहिंसक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कानून का पालन करवाएंगे, संविधान का पालन कराएंगे, इंसानियत का पालन कराएंगे। और जो नहीं करेगा उसको हम इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमारे पास डेमोक्रेटिक तरीके हैं कि कैसे पूंजीपतियों के जो दलाल हैं उनको हम कैसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल सकते हैं। तो ये मेरा आज का प्रार्थना है।